हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज हम ब्रैक्स लॉ को स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और ये काफ़ी आसान भी है। फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के अंदर एक फिक्स्ड सिमेट्री होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। तो इन सारे के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है। उसके बाद से ये लेयर बाय लेयर होते हैं, मतलब ये प्लेन्स में होते हैं। एक प्लेन हो गया, फिर दूसरा प्लेन हो गया, फिर नेक्स्ट। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक फर्स्ट प्लेन है, इसके बाद एक नीचे इसका एक सेकंड प्लेन है। तो यहाँ पर भी ऐसे न्यूक्लियस इसके सामने सामने लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद से हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स है, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी कंसिडर कर लेते हैं। नाउ अब हम इसको देखते हैं कैसे हमें ये एग्ज़ाम में लिख के आना है और कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट प्लेन है जिसमें न्यूक्लियस यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद से एक नेक्स्ट प्लेन है और इस दोनों प्लेन के बीच के डिस्टेंस डी है। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास रेज यहाँ से आ रही हैं। हैव पेशेंस फ्रेंड्स, आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। रेज जब बहुत सारी रेज निकल के आ रही हैं तो एक रेज इसके न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद अगर ये इधर आएगा जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तब तो ये ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। लेकिन ये न्यूक्लियस पे अगर कोलाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही हार्ड सरफेस होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रेज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जर्व कैसे होता है फ्रेंड्स, जनरली इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को मतलब एक लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते हैं, तो उस तरह से रेज हमारी ऑब्जर्व कर ली जाती है। और एक दूसरी रेज आ रही है और ठीक इसके नीचे एक न्यूक्लियस है, उससे ये कोलाइड होकर ये भी क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितने डिग्री पर ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉल होगा, उतने डिग्री से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोनों सेम तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं। अब देखिए, दोनों रेज का सोर्स बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से मतलब ये डिस्टेंस तो यहाँ से सेम ट्रेवल करते हुए आ रही, तो यहाँ से और यहाँ तक ये भी आएगा। तो दोनों ने अभी तक सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों रेज ने। फिर जब यहाँ से और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली हैं। यहाँ से ऐसे ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाली जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा इस दोनों के रेस का क्या है, पाथ डिफरेंस है। और फ्रेंड्स, आपने इंटरफेरेंस तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर दो या फिर दो से अधिक रेज सेम फेज में आपस में कोलाइड हो रही हैं या फिर मर्ज हो रही हैं, तो उनकी जो उनका एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है और वो ज़्यादा ब्राइटर हो जाती हैं। तो यही इसका पाथ डिफरेंस हमें डिसाइड करेगा कि जो दोनों रेज हैं वो कैसे इंटरफेयर करने वाली हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने वाली हैं या डिस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस तो हमारी इसका नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो नेट जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। दोनों का जो मर्ज होने के बाद एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम पाथ डिफरेंस निकाल लें तो फिर हम निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। फिर से समझिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे एक वेब है, मान लीजिए वेब है ऐसे, और एक दूसरी वेब है। तो अगर इसका क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट आपस में मतलब सेम फेज में होगा, मतलब जब दोनों आपस में मर्ज हो रही हैं, तो अगर इसका भी क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट आपस में मिले तो इसका नेट एम्पलीट्यूड जो इसका हाइक वाला पार्ट है क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी जो हमारी इंटेंस हो जाएंगी रेज और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी ये हमारा हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस हुआ है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और टोटल इसी पर हमारा ब्रैक्स लॉ काम करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे एग्जाम में लिख के आना है, और यहीं से आपको अच्छे समझ में अभी आ जाएगा। लेट अस कंसिडर अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। हमने सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को कंसिडर कर लिया। ये प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है और तीसरा प्लेन है, सेपरेटेड बाय स्पेसिंग डी, और दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस डी है। द क्रिस्टल एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग प्लेन। जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, जो हमारे एटम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, हमारे लिए रिफ्लेक्टिंग प्लेन का काम करते हैं। देयर वुड बी पार्शियल रिफ्लेक्शन फ्रॉम एवरी प्लेन टिल इट वुड बी ऑब्जर्व कम्प्लीटली।
अगर यहाँ से रेज यहाँ पर मतलब यहाँ से इसको बिना टच किए हुए यहाँ पे आ गई तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। अगर ऐसे ही इसके कहने का मतलब है कि हर अगर पार्स ये तब तक रिफ्लेक्ट होती रहेंगी जब तक इसका पूरा ऑब्जर्प्शन ना हो जाए। द रिफ्लेक्टेड रे विल इंटरफर कंस्ट्रक्टिवली इफ दे आर इन सेम फेज। जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट की जो रेज जा रही हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होगी अगर दोनों आपस में सेम फेज में हों तब। दो या फिर जितनी भी रेज हैं अगर सेम फेज में होंगी तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफर करेंगी। रेज ए बी एंड सी डी, हमने इसको ए बी मान रखा है और इसको सी डी मान रखा है। जब यहाँ से जा रही है तो बी है और जब यहाँ से ये जा रही है तो डी एफ है और बीच में हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एम और एन हमने इसको कंसिडर कर लिया है। रेज ए बी एंड सी डी इंसिडेंट ऑन द प्लेन्स एट एंगल थीटा, और हमने मान लिया कि जो यहाँ पे क्या है ये भी थीटा एंगल से इस पर इंसिडेंट हो रहा है और ये भी यहाँ से जब आ रहा है तो यहाँ पे थीटा डिग्री के साथ इंसिडेंट हो रहा है। करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम बी एंड डी, जो बी और डी से रिफ्लेक्टेड रेज हैं आर बी ई एंड डी एफ। बी ई एंड डी एफ क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव रेज हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज एम डी प्लस डी एन है। हमने अभी यहाँ पे बताया कि एम डी प्लस डी एन, इसके बीच में क्या है, एम डी प्लस डी एन पाथ डिफरेंस है, दोनों के पाथ में इसका डिफरेंस है। और फ्रेंड्स जो एम डी है, ये जो एम डी और डी एन है ये हमारे पास बराबर है डी साइन थीटा के। ये भी देख लीजिए कैसे है, ये हमारे पास थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है हमारे पास। सिमेट्री के अनुसार हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इसके सामने का एंगल आपका इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन में यहाँ पे बी डी, या फिर हमने इसको स्पेसिंग को डी मान रखा है तो ये डी है तो हमको एम निकालना है तो एम डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही सिंपली है कि एम डी या फिर डी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और पाथ डिफरेंस दोनों का सम है तो दोनों को सम कर देंगे टू डी साइन थीटा हो जाएगा। और यही पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस अगर आपका पाथ डिफरेंस अगर मल्टीपल है एन लेमडा के तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर एन लेमडा के बराबर है पाथ डिफरेंस तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेगा। अगर दोनों का पाथ डिफरेंस मल्टीपल है एन लेमडा के तो दोनों रेज आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है और एन यहाँ पे क्या है, कि इंटीजर है। हैंस हम लिख सकते हैं कि एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा विच इज ब्रैक्स लॉ, और यही हमारा ब्रैक्स लॉ है। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं इस ब्रैक्स लॉ से। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एन पता है और डी भी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं। अगर हमको लेमडा पता है एन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, यानी क्रिस्टल के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू नो लैटिस स्पेस एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, यानी लैम्डा यही हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं या फिर हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स भी निकाल सकते हैं। इफ़ यू नो एनी वन ऑफ दिस, अगर आप इसमें से कोई भी जानते हैं, दिस इक्वेशन इज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये इस इक्वेशन को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई स्टडी करने में यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।